1920 में। हाँ, वो तो बहुत पहले से बोलते चले आ रहे थे, 1917 से। हाँ, बिल्कुल, वो तो गांधी जी के सिद्धांत में ही था, उसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। वो हमेशा यही कहते थे कि खुद की बनाई हुई चीजों पर ज्यादा फोकस करो, जैसे हस्तशिल्प पर ज्यादा फोकस करो, जो हम खुद बनाते हैं, खादी हम खुद बनाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि विदेशी कपड़े तो महंगे आएंगे ना। और वो विदेशी कपड़ा इसलिए महंगा है कि हमारे यहाँ से ही कपास जाता है, वहां तैयार होता है, प्रोसेस होकर फिर हमारे पास आता है, तो हमको ही महंगा मिलता है। इसी को तो कहते हैं ना कि जब दादा भाई नौरोजी कहते थे कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रहा है, कि संपत्ति यहां से जा रही है और हमको ही महंगे पैसे देके खरीदनी पड़ रही है। हम्म और कुछ बस। कौन सी किताब पढ़ी थी तुमने इसमें? कौन सी किताब पढ़ी थी? तो अभी तो तुमने कहा किताब पढ़ी थी। हाँ, दृष्टि में मदुरई वाली घटना नहीं लिखी होगी। हाँ, दक्षिण भारत की दी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे, वर्ल्ड सिनेरियो में, और यहां देखेंगे इंडियन सिनेरियो में, भारतीय परिदृश्य में, ठीक है, और यहां हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी फेज में, रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी फेज में। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से बढ़ा, और उस आंदोलन को कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी क्रांतिकारियों का पहला फेज, जब उन्होंने कांग्रेस की हाथ जोड़कर काम करने की नीति को त्याग करके बम और पिस्तौल की राजनीति अपनाई थी। तो किस किसने अपनाई थी उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में? भूपेंद्र नाथ दत्त, जो विवेकानंद के बड़े भाई थे, इसके अलावा और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक 1898 से ही चले आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो क्रांतिकारियों में नहीं, उग्रपंथियों में शामिल होते थे, है ना। और कौन थे उसमें? ब्रह्म बंदोपाध्याय थे, रास बिहारी बोस थे उसमें, या अरविंद घोष थे उसमें, चांपेकर 1878 में थे। तो उस समय उन्होंने एक नई दिशा दी कि आंदोलन को कांग्रेस के धरना देने, हाथ जोड़कर काम करने वाली नीति से नहीं, बल्कि पिस्तौल और बम से चलाया जाएगा, जिसके लिए समाचार पत्र निकाला गया। कौन सा? संध्या, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने। उसी समय वंदे मातरम निकाला किसने? अरविंद घोष ने। उसी समय युगांतर निकाला किसने? भूपेंद्र नाथ दत्त ने, उन्होंने युगांतर निकाला। और इस प्रकार से आंदोलन तेज हुआ। एक समिति बनी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ये कहती थी कि हम अंग्रेजों से हाथ जोड़ करके बात नहीं करेंगे, हमारी समिति का एक ही उद्देश्य है कि खून के बदले खून। और हम 30 करोड़ भारत के लोग हैं, तो 30 करोड़ भारत के लोगों को 60 करोड़ हाथ होंगे। अगर 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ आगे कर देंगे, तो शायद मुट्ठी भर अंग्रेज यहां पर रुक नहीं पाएंगे, उनकी स्थिति यहां पर रहने लायक नहीं होगी। तो वो चाहते तो आजादी वो भी थे, चाहती तो आजादी कांग्रेस भी थी, लेकिन दोनों के मोड्स ऑफ ऑपरेंडी अलग अलग है। एक कहता है कि हम कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे, और वो कहते हैं कि नहीं, हम धरने वरने में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं गोली चला करके राजनीति को प्राप्त करने में और यहां से अंग्रेजों को भगाने में। लेकिन आपको याद है उसी समय एक बम बनाने का कारखाना कलकत्ता में खोला गया। किसने खोला था? किसने खोला था? नहीं, व्यक्ति, समिति ने नहीं खोला था। कारखाना तो लेट खुला है 1904 में, समिति तो 1901 में बन गई थी, 2 में। ये खोला था हेमचंद्र कानूनगो ने। हेमचंद्र कानूनगो ने खोला था। वो क्या भूल गए तुम लोग? मैंने कहा था कि वो रूस गए, वहां गए थे, पेरिस गए थे, और पेरिस में उस समय समाजवादी आंदोलन चल रहे थे, और वहां उनको एक मॉस्को का आदमी मिला, है ना, इल्बर्टीन्स। उसने उनको बम बनाना सिखाया। वो भारत आए, क्योंकि वो भी रूस की क्रांति से प्रभावित थे, जैसे रूस में आंदोलन चल रहे थे, तो वो भी प्रभावित थे। इधर 1905 में रूस को बहुत झटका लगा जब रूस जापान से हार गया। इतना बड़ा रूस छोटे से जापान से जब हार गया 1905 में, तो उसने इस मिथक को तोड़ दिया कि बड़े देश कभी भी हराए नहीं जा सकते। पहले ये कहते थे कि रूस इज अनबीटेबल, उसको कोई नहीं हरा सकता है। और छोटे से जापान ने जब रूस को हराया,
तो ये मिथक लोगों के दिमाग से निकल गया कि सच ए बिग कंट्री कैन नॉट बी डिफीट, मतलब ये लोगों के दिमाग में आया गया बड़े देश को भी तरीके से लड़ो तो हराया जा सकता है। इससे रूस की इज्जत कम हुई। और रूस में शासन था किसका? जार निकोलस का। जार निकोलस वहां का राजा था, वहां कोई सरकार तो थी नहीं, राजा की ही सरकार चलती थी। तो लोगों को अब विश्वास पैदा हो गया कि राजा शक्तिशाली नहीं है, राजा जापान से हार गया, इसलिए रूस में अब राजा का शासन नहीं होना चाहिए। और रूस में क्रांति का माहौल तैयार हुआ और वही क्रांति के माहौल के भाषण सुनकर के ये लोग भारत में आए। इन्होंने भी भारत में क्रांति की नींव रखने की कोशिश की और इस प्रकार से कलकत्ता में एक बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। कलकत्ता में एल्फिंगस्टन रोड पर कारखाना खोला था, जगह का नाम था मणिकतल्ला, वहां कारखाना खोला। अंग्रेजों को जब पता लगा कि यहाँ तेजी से उग्रवादी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, तो उन्होंने कलकत्ता के कारखाने पर रेड डाली, लगभग 34 लोगों को गिरफ्तार किया और कारखाना जब्त कर लिया गया। और इस प्रकार से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई और जल्दी से समाप्त हो गई, क्योंकि तब तक 1911 तक रास बिहारी बोस जापान के लिए चले गए, वो यहां बचे नहीं। अरविंद घोष अरेस्ट के डर से उन्होंने यहां पर आश्रम खोल लिया साउथ इंडिया में जाकर, ऑरविले में, पुडुचेरी में। ब्रह्म बंदोपाध्याय विवेकानंद मठ के जो रामकृष्ण मिशन था उसमें चले गए, सब इधर से उधर चले गए और आंदोलन क्रांतिकारियों का यहीं समाप्त हो गया। फिर वही स्थिति आ गई कि हम सरकार से बात करने लगे, कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। लेकिन 1920 तक आते आते आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 1906 में चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे। उसी समय 1903 में बटुकेश्वर दत्त पैदा हुए थे और 1906 में ही सुखदेव पैदा हुए थे। सुखदेव दो लोग थे, एक सुखदेव वो भी हैं जो चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई हैं, उनके भाई थे एक सुखदेव, उनका नाम भी सुखदेव था। एक सुखदेव वो हैं जो क्रांतिकारियों के साथ लड़ते थे, वो थे सुखदेव थापर, वो सुखदेव थापर थे। और उसी समय 1907 में पैदा हुए वो भगत सिंह और 6 में हुए थे चंद्रशेखर आजाद। 1 साल का डिफरेंस था, चंद्रशेखर आजाद बड़े थे। अब ये 1917, 18, 19 तक आते आते ये लोग एडोलसेंस में यानी किशोर अवस्था से ऊपर निकल गए। और उस समय बाल गंगाधर तिलक का दौर चल रहा था और तिलक जब तक थे तब तक ये उनके शिष्य थे। तिलक ने 1918 में मैनपुरी में एक बड़ा रैली निकाली, जुलूस निकाला और उस जुलूस के लीडर उन्होंने बनाए राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल को उन्होंने उनका लीडर बनाया कि बिस्मिल हमारे लीडर होंगे। और बिस्मिल कवि भी थे और बिस्मिल क्रांतिकारी भी थे, तो उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और उस समय मैनपुरी केस जो था, मैनपुरी केस के जो वकील लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, वो थे जगत नारायण मुल्ला जी। जगत नारायण मुल्ला जी उसमें लड़ रहे थे। मुल्ला जी और राम प्रसाद बिस्मिल के बीच में वैसे ही नोकझोंक होती रहती थी, क्योंकि वो उनके विरोधी वकील थे और ये इस तरफ के वकील थे। और अच्छी बात ये थी कि मुल्ला जी भी शायर थे और ये भी कवि थे, तो दोनों के बीच में कभी कविताओं का आदान प्रदान, कभी डायलॉग का आदान प्रदान होता रहता था। लेकिन जगत नारायण जो मुल्ला जी थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति बहुत अच्छा सोच नहीं रखते थे। पहले से ये मान बैठे थे कि ये देश के विरोधी हैं और देश को ये लोग गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये पहले से मान के वो बैठे थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी किस लिए है, कैसा है, तो वो उनकी तरफ से वाद विवाद चलता रहता था। 1924 में देश के क्रांतिकारियों ने लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई, लखनऊ में, और उसमें कुछ क्रांतिकारी जो थे उनमें से एक थे सचिंद्र नाथ सान्याल और एक थे सचिंद्र बख्शी। 2 लोग उसमें बड़े अहम थे। और उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल साहब भी थे उसमें। इन 3 लोगों ने लखनऊ में मीटिंग बुलाई और लखनऊ में उन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम था HRA। उसका नाम होता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन अपन समझते हैं ऐसी चीज जहां का नेता चुना जाएगा, राजा नहीं होगा वहां पर। तो रिपब्लिकन, हमारी इंडिया भी तो रिपब्लिक है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई उन्होंने, जिसका उद्देश्य था कि भारत को एक रिपब्लिक बनाएंगे। और इस योजना में कुछ नए नए लोग भी शामिल हुए। अब उसमें नए नए लोग भी उसमें एंट्री ले रहे थे और नए लोगों में सबसे अहम थे भगत सिंह। भगत सिंह भी इस मीटिंग में पहुंचे। भगत सिंह के अलावा जो दूसरे पहुंचे उनका नाम था शिव वर्मा, वो भी पहुंचे। और उसी मीटिंग में पहुंचे सुखदेव भी पहुंचे, राजगुरु भी पहुंचे। इन सब लोगों ने उस लखनऊ की मीटिंग में मिलकर के तय किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे कार्य करेंगे कि अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, बिस्मिल जी ने इसका ड्राफ्ट पेश किया और ड्राफ्ट पेश में ये कहा गया कि अपन लोग क्या करेंगे, कि अपन लोग ये करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है,
उनको पैसे का बढ़ावा अपन लोग ही देते हैं, उनको पैसे का। ये क्रांतिकारियों की मीटिंग चल रही है, इन क्रांतिकारियों की मीटिंग चल रही है। कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस 1920 तक, 1920 में उनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त को, बाल गंगाधर तिलक की। तो कांग्रेस में भी कोई एग्रेसिव नेतृत्व तो बचा नहीं है, तो रेवोल्यूशनरी आगे आना चाहते थे, क्रांतिकारी। और उसी समय उस मीटिंग में बिस्मिल ने कहा कि अपन जो आंदोलन चलाएंगे, इस आंदोलन में पैसा भी तो लगेगा भाई, हथियार खरीदने हैं, गोला बारूद खरीदना है, गोलियां खरीदनी है, कहां से आएंगे? तो इसके लिए उन्होंने कहा पैसा कौन देगा, और ये सब गरीब गरीब ही है, कहां से लाएंगे पैसा? तो उनके एक काम करते हैं, पैसा अपने पास नहीं है, अंग्रेजों के पास तो है, तो अपन अंग्रेजों से लूट लेंगे पैसा। उसमें दिक्कत क्या है? कैसे लूटेंगे कि अंग्रेज खजाना टैक्स इकट्ठा करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं सेंट्रल उसके लिए, असेंबली के लिए, तो अपन उनको लूट लेंगे। और उसी समय उनके एक मुखबिर थे जिनका नाम था मुकेश नारायण। मुकेश नारायण उनको खबर दी कि जो सहारनपुर से जो एक्सप्रेस आने वाली है वो जा रही है लखनऊ, और लखनऊ में उनका कैंटोनमेंट एरिया है, तो वहां पर टैक्स का बहुत सारा पैसा लेके जा रही है, कम से कम 20,000 रुपया होगा, उसको लेके जा रही है। और ये ट्रेन यहां से निकलती है लखनऊ, लखनऊ तक तो जाके सिक्योरिटी हो जाती है, वो तो मेन शहर है। लखनऊ से पहले एक स्टेशन मिलता है, उसको कहते हैं काकोरी, तो अपन वहां जाकर के ये काम कर सकते हैं। उनका ठीक है। 9 अगस्त को इन लोगों ने 1925 में वहां पर डाका डालने के लिए योजना बनाई, और उसमें थे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, ये सब लोगों ने, कम से कम 7-8 लोगों ने मिलकर के प्लान तैयार किया, और जो लोग ट्रेन में चढ़ गए। काकोरी स्टेशन आया तो इन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी, ट्रेन की जंजीर खींच दी। जंजीर खींची तो ये लोग गार्ड के डिब्बे में गए जहां बक्सा रखा होता है, उसी में था पूरा खजाना, और उन्होंने उस खजाने को लूट लिया। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसको गोली मारनी पड़ी, क्योंकि उसमें बीच में हौस पौस हुआ और उसकी गोली लगने से डेथ हो गई। ये बड़ा केस हुआ, क्योंकि इसकी धारा अलग लगेगी अब, वरना अगर किसी की जान नहीं जाती तो फिर लूट की धारा लगती कि आपने लूटा है, लेकिन अब किसी की जान गई है तो उसकी धारा लगेगी। और इस कारण से इनकी सर्चिंग शुरू की ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार को पता था कि क्रांतिकारी हमको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्रांतिकारियों के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन सर्च चला दिया कि इनको ढूंढो कहीं ना कहीं, और बड़ी संख्या में इस घटना के बाद से उनको ढूंढना तय हुआ। 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई 1.5 साल में, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन 40 लोगों में से 2 लोग पुलिस के वो बन गए, मुखबिर जिनको कहते हैं ना, वो मुखबिर बन गए पुलिस के। वो पुलिस को जानकारी देने लगे कि तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, ठीक। बाकी के लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, कुछ लोगों को आजीवन कारावास, किसी को काला पानी भेजा गया, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल, इस तरह से भेजा गया। और फांसी लगने वालों में 2 ही बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब और दूसरे थे अशफाक उल्ला खान। इन लोगों को फांसी लगी 1927 में, 11 दिसंबर में आकर के उनको फांसी लगी, और ये फांसी इसी केस के तहत लगी। एक ही व्यक्ति था जो गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि उसका नाम ही आजाद था, चंद्रशेखर आजाद, तो वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। उनका कहना ही था कि अंग्रेज मेरे को जिस दिन पकड़ के जेल में डाल देंगे उस दिन मैं अपने आप को मार लूंगा, क्योंकि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, उनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन वो आजाद सरनेम उन्होंने इसलिए जोड़ा था कि मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों के हाथ में कभी नहीं आऊंगा। तो वो एकमात्र व्यक्ति जो अरेस्ट नहीं हुए। इस काकोरी कांड के बाद, इसमें भगत सिंह का बहुत बड़ा रोल नहीं है काकोरी में, लेकिन भगत सिंह अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अभी 1927 में इनको फांसी लगी है सबको, 1925 के केस के लिए सबको फांसी लग गई। इस कारण से क्रांतिकारियों को लगा कि अंग्रेज हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब हमको कुछ रिटेलिएशन करना चाहिए। और आपको अच्छे से पता है कि 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आ गया था। साइमन कमीशन क्या कह रहा था कि भारत में सामाजिक चीजों को बदल देंगे, जातियों का स्थान बदल देंगे, जातियों को अधिकार दे देंगे। तो सामाजिक रूप से जो लोग थे वो साइमन कमीशन का साथ दे रहे थे, और भारत में कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का समर्थन करने वालों में एक तो अंबेडकर थे, इसके अलावा पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, और एक छोटा सा गुट था मुस्लिम लीग का, सभी गुट, वो उनका समर्थन कर रहे थे। इतने लोग उसका साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे, बाकी लोग उसका विरोध कर रहे। उसे कहते साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, और साइमन कमीशन को भारत में लागू नहीं होने दिया। इसका विरोध करते समय इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और लखनऊ उसमें लाहौर में लाला लाजपत राय को अरेस्ट किया गया। इन पर लाठीचार्ज भी की गई। लाठीचार्ज की गई तो लाला लाजपत राय जब वहां पर थे उन पर लाठियां ज्यादा लगी और वो घायल हो गए, और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई 19 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ से पहले जब उनसे मिलने के लिए उनके बड़े शिष्य गए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव भी उनके साथ थे,
तो उन्होंने कहा था कि लाला जी आपको बहुत चोट लगी है, और ये चोट, जो लाठी चलाने का ऑर्डर है वो किसने दिया था? उसने कहा स्कॉट ने दिया। स्कॉट वहां के पुलिस कप्तान थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करिए, आपकी मौत, आपकी जो लाठी लगी उसका बदला हम लेंगे। लेकिन जैसे उनकी डेथ हो गई तो भगत सिंह को लगा कि अब तो बदला जल्दी लेना पड़ेगा, और 1 महीना हो पाया, ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव, सॉरी राजगुरु, ये तीनों ने प्लानिंग लगाई और लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर जो ऑफिस जाते थे वहां पर उन्होंने छुप करके अपनी बाड़ लगाई। और जब वो अधिकारी अपने ऑफिस के लिए आया और ऑफिस से बाहर निकला तो राजगुरु ने संदेश दिया कि यही है अधिकारी, और भगत सिंह ने उसको गोली मार दी। एक्चुअली में वो स्कॉट नहीं था, सैंडर्स था, है ना। लेकिन कोई तो मरा अंग्रेज, वो तो जो कह रहे थे कोई तो अंग्रेज मरा, ये हमको तो अंग्रेज मारना था, तो मर गया, अधिकारी मरा है। तो उसको गोली लग गई और वो वहां से भागे। जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए भागी तो एक और व्यक्ति था जगदीश नाम का, उसने भगत सिंह का पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद ने उसको भी गोली मार दी कि तुझे पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि अंग्रेज मारा है, भारतीयों को नहीं मारा है। और इस प्रकार से भगत सिंह वहां से भाग गए। भगत सिंह भाग गए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर तो पहले से रडार पर थे, काकोरी के बाद से ही, और भगत सिंह और रडार पे आ गए अंग्रेजों की, अब इनको भी पकड़ना है कैसे भी करके। तो अब कैसे पकड़ेंगे उनके लिए? तो भगत सिंह के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा जाए। भगत सिंह को नहीं पकड़ पाए क्योंकि भगत सिंह तो भेष बदल के कहीं भी चले जाते थे। उस समय एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा भी बम बनाना जानते थे, वो भी खूब चोरी छुपे बम बनाते थे। उन्होंने कारखाना नहीं खोला लेकिन बम वो भी बनाते थे, बंगाल के थे। तो उन्होंने खूब क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन एक बम टेस्ट करते समय उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ थी, दुर्गावती के नाम से थी, उनको दुर्गा भाभी कहते थे सारे क्रांतिकारी। उन दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारियों को खूब सपोर्ट किया, खाना पहुंचाना, सामान पहुंचाना, उन्हें छिपाना, उन्हें कहीं यहां से वहां ले जाना। तो इस घटना के बाद दुर्गा भाभी भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर के ट्रेन में यात्रा की, क्योंकि सारी ट्रेन में जांच चल रही थी। तो उनके साथ एक छोटा बच्चा, दुर्गा भाभी और भगत सिंह अंग्रेजों के कपड़े पहन करके वहां से निकले। तो अंग्रेजों ने उनको पहचान ही नहीं पाया कि ये भगत सिंह होंगे, और भगत सिंह वहां से लाहौर से बाहर निकलने में सफल हो गए। दुर्गा भाभी की डेथ 1999 में हुई है, अभी नहीं, 1999 में डेथ हुई है, शायद 90-92 साल की थी उस समय वो। तो उनकी डेथ उस समय नहीं हुई थी, हस्बैंड की डेथ पहले ही हो गई थी, जैसा मैंने बताया कि बॉम्ब के समय पर क्रांतिकारी आंदोलन में। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। तो भारत की क्रांति में महिलाओं की भूमिका भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है सपोर्टिंग रोल में। इसी समय भगत सिंह को यह खबर मिली कि ब्रिटिश सरकार एक कानून बना रही है जिसका नाम है सेफ्टी बिल। मतलब कानून बना नहीं है, पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया है, उसका नाम है सेफ्टी बिल। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कहा कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। और कई बार उन्होंने, कई संस्थानों ने धरना दिया, कांग्रेस ने धरना दिया, बहुत लोगों ने धरना दिया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल पास नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज सुन ही नहीं रहे इस बिल को पास करने से, वो लगातार बिल पर कार्रवाई चल रही है। उसी दौरान 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने कहा कि सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट की सेंट्रल असेंबली बैठती थी जो पुरानी पार्लियामेंट थी, उसमें वो गए और उन्होंने वहां पर बम फोड़ दिया खाली कुर्सियों पर। वहां कोई बैठा नहीं था, कोई घायल नहीं हुआ, बस जो पिलर था पार्लियामेंट का वो डैमेज हो गया। वो अभी भी डैमेज है, आप पार्लियामेंट देखने जाएंगे पुरानी तो अभी भी डैमेज है। उस पर लिखा हुआ है भगत सिंह के द्वारा फेंका गया बम यहां था। वो भगत सिंह की निशानी है, इसलिए उसको रिपेयर नहीं कराया गया, वैसा का वैसा ही है वो अभी भी। अब तो खैर नई पार्लियामेंट में आ गए, पुरानी में है जी बना हुआ सेंट्रल असेंबली में। और भगत सिंह वहां से भागे नहीं, अरेस्ट हो गए। भगत सिंह अरेस्ट हो गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। अब आपने बम फेंका जिसमें कोई मरा ही नहीं है, इसके लिए तो कोई ऐसा कोई स्पेशल कानून है ही नहीं कि जब कोई मरा ही नहीं है तो क्या मुकदमा चलाएंगे इन पे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने की सजा होगी, 1 साल की जेल हो जाएगी, क्या होगा। लेकिन अंग्रेज तो भगत सिंह पर इसलिए गुस्सा थे कि भगत सिंह को कैसे भी करके ठिकाने लगाना है, क्योंकि क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और चंद्रशेखर पकड़ में नहीं आ रहे, उसका गुस्सा भी भगत सिंह पे उतारा जाएगा कि वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहे। इस कारण से उन पर वही सैंडर्स की हत्या का मुकदमा लगाया गया। हालांकि सैंडर्स की हत्या भी उन्होंने ही की थी, लेकिन वो ग्रुप ने की थी। ग्रुप की हत्या का मुकदमा एक पर लगाना उस समय इतना उचित नहीं था, आज भी उचित नहीं है। लेकिन चूंकि कानून अंग्रेजों का था, सरकार अंग्रेजों की थी, वो कुछ भी लगा सकते थे, तो उन्होंने उन पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा लगा दिया भगत सिंह का। इस कारण से भगत सिंह को कैपिटल पनिशमेंट मिला, सेंटेंस्ड मिला, उनको ये मृत्युदंड की सजा मिली। भगत सिंह मृत्युदंड की सजा काट रहे थे, इधर चंद्रशेखर आजाद, जो मैं कहानी आपको सुना चुका हूं, चंद्रशेखर आजाद नेहरू जी से मिल रहे थे, वो ये पता करने के लिए कि हम कैसे कैसे भारत में काम करेंगे, हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हम पर क्या कार्रवाई होगी, गांधी जी और इरविन के बीच में बात हो रही है, वो लोग क्या फैसला लेंगे।
तो नेहरू जी ने कहा कि उन्होंने, सरकार ने मना किया है कि जिन पे मर्डर का चार्ज लगा है उनको हम जेल से छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जिनको वैसे ही अरेस्ट कर लिया है पॉलिटिकली, उनको हम लोग कर लेंगे। इधर जेल में वो धरना देने लगे, जिनको अरेस्ट किया गया था काकोरी में अरेस्ट किया गया, तो उनको जेल के कपड़े दिए गए, ये कपड़े पहनो। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह कहते थे कि हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। मैंने क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हत्या के आरोपी थोड़ी है, हम तो दंगा करके भागे हैं, सर पॉलिटिकल प्रिजनर है, और पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल के कपड़े नहीं दिए जाते। तो वो इस बात के लिए वहां पर भूख हड़ताल करने लगे जेल में। वो आंदोलन अलग चल रहा था, और इधर से इस केस की सुनवाई शुरू हो गई। केस की सुनवाई शुरू हो गई, तो केस की सुनवाई के लिए वकील किसको बनाया गया? जगत नारायण मुल्ला जी को। आप समझ गए, उनका नाम मैं पहले बता दिया था। चंद्रशेखर आजाद, वो राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी पहले से ही नहीं बनती है, और वही उनके अगेंस्ट वकील हैं। और वो कवि भी थे, मैंने बताया, शायर भी थे। तो जज साहब थे, एडनबर्ग जज थे, वो बैठे हुए थे, और जब ये एंट्री लेते हैं तो मुल्ला जी कहते हैं, उन्होंने इनको मुलजिमाज कहते हैं ना, कि जो हमारे मुलजिम हैं बहुत सारे, उन्होंने मुलजिम ना कह करके मुलाजिम कह दिया, जानबूझ करके। मुलाजिम का मतलब होता है सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो मुलाजिम हैं, उनके केस की हम पैरवी करेंगे, वो सुनवाई करेंगे, और इस पर, इसके खिलाफ वो जाएंगे, डिफेंस में नहीं जाएंगे। हालांकि एक नेगेटिव बात और भी है कि उसमें डिफेंस में लड़ने से मना किया था नेहरू जी ने। डिफेंस में लड़ने से मना किया था उस समय नेहरू जी ने। हुआ क्या कि जैसे उन्होंने कहा कि ये मुलाजिम है, तो बिस्मिल को बहुत बुरा लग गया। तो बिस्मिल ने कहा कि जनाब मुल्ला जी, मुलजिम हम नहीं हैं, मुलजिम हम नहीं है, हम तो इस अदालत के फरमान के कारण से तशरीफ लाए हैं। हम बदल देते हैं अपनी मेहनतों करम से हवा के फिरदौसे करम को, क्योंकि हमने आंधियों में भी चिराग जलाए। तो वहां जितने भी लोग सुनने के लिए आए थे, वो सब तालियां बजाने लगे। वो सब कहने लगे, जी देखो कविता पाठ हो रहा है, यहाँ पर केस तो लड़ा नहीं जा रहा है, कविता पाठ हो रहा है। और जब वो जेल चले जाते थे, फिर सुनवाई होती थी, ट्रायल के लिए फिर आते थे अदालत में, तो उनके साथ जो थे बिस्मिल के साथ लाइडी वगैरह, वो कहते थे कुछ और कविता हो जाए। तो उनकी ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि अपन हर बार सुनने जाते ही हैं, और अगले दिन सुनने की सुनवाई हो रही थी उनकी बसंत पंचमी के दिन। उन्होंने कहा बसंत पंचमी है, तो इस दिन कुछ तो अच्छा होना चाहिए, हम लोग क्या सुन के जाएंगे वहां पर। तो उन्होंने एक कविता लिखी, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो भगत सिंह ने भी गाई, बिस्मिल ने भी गाई, राजेंद्र लाड़ी ने भी गाई, इन सब ने ये कविता गाई उस समय, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो रंग दे बसंती चोला उसी समय लिखा गया, और उसी समय उन्होंने लिखा, एक तो ऐसा लिख दिया कि जो हमेशा ही गाया जाता था। जब भी उनकी गाड़ी निकलती थी अदालत के लिए, तो उसमें यही लोग आपस में गाते रहते थे कोरस में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक। और बिस्मिल कहीं और पैदा नहीं हुए थे, अपने एमपी के मुरैना के गांव में पैदा हुए, कहीं और के नहीं है वो, यही एमपी के कौन सा गांव है, उनको गांव नहीं पता? पता करके आओ, है ना, आज ही पता कर लेना। तो एमपी के ही में पैदा हुए थे। फिर जब इनको फांसी लग गई तो क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। ये सब कहां हो रहा है? दिल्ली में, लखनऊ में, यही तो हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं बंगाल। उस समय बंगाल का मतलब समझ गए आप, आज का बांग्लादेश भी होगा उसमें। तो आज के बांग्लादेश में एक गांव है जिसका नाम है चिटगोंग। चिटगोंग तो सुना होगा, इसको चिटगोंग उसका सही नाम है, लेकिन हम उसे क्या लिखते हैं? चटगांव। हम उसे चटगांव लिखते हैं। तो चिटगोंग में एक मास्टर साहब थे, पढ़ाते थे बच्चों को हाई सेकेंडरी में। पढ़ाने वाला व्यक्ति पढ़ता बहुत है, उसको इधर उधर की किताबें भी पढ़ता है, और ये भी मास्टर थे तो पढ़ते ही होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने उस समय की क्रांतिकारियों की खूब किताबें पढ़ते थे, है ना। इनका नाम था सूर्य सेन। सूर्य सेन थे। इनको किसी ने बताया कि अंग्रेजों की बड़ी बड़ी छावनियां जो इस बंगाल के क्षेत्र में रहती हैं, उनका चटगांव में आर्मरी है, यानी वहां वो हथियार रखते हैं। चटगांव में उनके हथियारों की बड़ी वो बनाई जाती है, चटगांव में उन हथियारों को वो लोग वहां रखते हैं। ठीक है। इन्होंने क्लास में पढ़ाना वढ़ाना तो बंद कर दिया, बच्चों को ये भड़काना शुरू किया कि अपन चाहें तो देश को आजाद करा सकते। तो बच्चों ने कहा कि हम तो सर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कुछ भी हो लेकिन तुम काम तो कर सकते हो, 12वीं में पढ़ते हो, छोटे तो नहीं हो, काम तो कर सकते हो। उन्होंने बच्चों को लगातार 1.5 महीने ऐसा ब्रेन वॉश किया, क्रांतिकारी बना दिया, और उन बच्चों को लेकर के पहुंच गए, और उन्होंने वहां पर चटगांव में आर्मरी रेड कर दी, हथियार लूट लिए अंग्रेजों के। अंग्रेजों को पता लगा एक टीचर लूट ले गया हमारे हथियार। हमारे एक टीचर हमारे हथियार लूट ले गया बच्चों की सहायता से। तो अंग्रेजों ने फिर ऑपरेशन हंट चलाया और उनको अरेस्ट कर लिया। उनको अरेस्ट करना काफी मुश्किल रहा, लगभग 8 महीने के बाद उनको अरेस्ट कर पाए। अरेस्ट करने के बाद उनको जो टॉर्चर किया है उन्होंने, उनको जो टॉर्चर किया है, उनके नाखून तक निकाल लिए गए, खींच लिए गए,
और नाखून निकालने के बाद उसमें अंदर पता नहीं क्या सुई डाली गई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ रखे हमने। उनको मास्टर दा के नाम से जानते थे और उस मास्टर दा को आखिरकार 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई। उनको फांसी दे दी गई और वो क्रांतिकारी तो थे ही, फांसी पे झूल गए, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए बहुत सारा एक बैकग्राउंड तैयार कर गए बंगाल में। तो बंगाल में उनके मरने के बाद जो क्रांतिकारी निकले हैं छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने अंग्रेजों का वहां रहना मुश्किल कर दिया 1930-34 के बाद। इधर 1930 में कांग्रेस पीछे पड़ी है, सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी चला रहे हैं। तो महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा चल रहा है, जो बहुत बड़ा आंदोलन है, देश की आधी जनता उनके साथ खड़ी है। इधर क्रांतिकारी अंग्रेजों को टाइम टाइम पर नुकसान देते जा रहे हैं, अंग्रेजों को बहुत परेशान करते जा रहे हैं। तो अंग्रेज क्रांतिकारियों से भी परेशान है, कांग्रेस से भी परेशान है। और उस समय असहयोग के सविनय अवज्ञा के बाद तो महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीति में कूद गई और हर व्यक्ति क्रांतिकारियों का सपोर्ट करने लगा। उनको लगता था कि क्रांतिकारी हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि तब तक भगत सिंह की डेथ हो चुकी थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की डेथ हो चुकी है, 27 फरवरी 1931 को उनकी डेथ हो चुकी है चंद्रशेखर आजाद की, और 1927 में इनको फांसी लग चुकी है अशफाक उल्लाह खान को और रामप्रसाद बिस्मिल, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो नए जो क्रांतिकारी हैं, अब वो क्रांतिकारी बहुत बिखरे हुए हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन बिखरा हुआ उनके लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। अब अंग्रेज समझ गए कि हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भारतीय लोग थोड़े खुश हो जाएं। उनकी कुछ स्थितियां तो अपने आप शांत हो गई, जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि क्रांतिकारियों की डेथ हो गई। क्रांतिकारियों का लाइफ बहुत छोटी होती है, लेकिन होती बहुत शानदार है। टीपू सुल्तान यही तो कहता था कि 4 दिन भी जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, उस 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से कोई मतलब नहीं है। तो क्रांतिकारी भले ही शॉर्ट लिव्ड थे, लेकिन असर ऐसा छोड़ते थे परमाणु जैसा। छोटा सा परमाणु बहुत लंबे समय तक एनर्जी बना सकता है, तो ऐसा असर छोड़ के जाते थे क्रांतिकारी। पहले भी छोड़ के गए थे और ये दूसरा फेज है, उसमें भी छोड़ के गए। और मरने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने इस पार्टी का नाम बदल के 1928 में किया था HSRA। ये उन्होंने दिल्ली में किया था, फिरोज शाह कोटला के मैदान में। HSRA कब बना है? 1928, और ये कब बना है? 1924 को बना है। दोनों में डिफरेंस है। अब वर्ल्ड में आते हैं, उस समय क्या है, ताकि आपको लिंक कर पाएंगे कि सही से क्या हो रहा है। 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में राजा को हटा करके वहां पर साम्यवादी सरकार बन गई। साम्यवादी सरकार बनी तो पूरी दुनिया के मजदूरों को, किसानों को ऐसा लगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। चाइना के लोगों को भी लगा, किसानों को, चाइना के किसानों को लगा, भारत के किसानों को लगा, अफगानिस्तान के किसानों को लगा, जहां जहां मजदूर थे, जहां जहां किसान थे, सबको ऐसा लगा कि हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करके सरकार को बदल सकते हैं। ये सबको लगने लगा 1917 में। तो उसका असर भारत में भी देखा गया। भारत में इसका असर देखा गया कि भारत में एक समाजवादी नेता M.N. रॉय ने 1925 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, और ये बनाई थी उन्होंने उज्बेकिस्तान में जाकर के, यहां नहीं बनाई। उसका मतलब था कि भारत में रूस की तरह समाजवादी आंदोलन चलेगा और सरकार अंग्रेजों की है, उसको हटा करके हम लोगों की सरकार बनेगी, जैसे रूस में बनी। रूस में सरकार चला रहे थे उस समय कौन? लेनिन। पहले मार्तोवा आए थे, लेकिन मार्तोवा चूंकि सरकार ठीक से चला नहीं पाए, तो 6 महीने बाद फिर से आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, और रूस में सरकार बनी लेनिन की। लेनिन बहुत क्रांतिकारी नेता थे, लेनिन। और लेनिन की ही बायोग्राफी भगत सिंह पढ़ रहे थे। ऐसा कहते हैं फांसी लगने के एक दिन पहले भगत सिंह ने लेनिन की बायोग्राफी ही पढ़ी थी। लेनिन से बहुत प्रभावित थे। लेनिन वहां क्रांति कर रहे थे, भगत सिंह यहां भी तो क्रांति कर रहे थे, तो वो पढ़ना चाह रहे थे कि एक नेता को, क्रांतिकारी नेता को कैसे काम करना चाहिए। तो भगत सिंह लेनिन से बहुत इन्फ्लुएंस थे। और 1925 में भारत के नेता M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। और इसी समाजवादी वर्ड से प्रेरित होकर के 1928 में यहां पर HSRA कर दिया गया। HRA यहां क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है इसमें, वो क्यों जोड़ा गया, अब आप समझ पाए? क्योंकि 1925 में यह प्रण कर लिया गया कि भारत में सोशलिस्ट रिपब्लिकन बनाएंगे, रसिया जैसा बनाएंगे। ये यहां पर करते रहे, और इसी तरह से 1928-30 तक आते आते, और 34 में जब सूर्यसेन को फांसी दी गई 12 फरवरी को, तो दूसरे फेज का क्रांतिकारी आंदोलन भी लगभग समाप्त हो गया। दूसरे फेज का क्रांतिकारी आंदोलन भी समाप्त हो गया। पहले फेज का इसलिए समाप्त हुआ था कि लोगों ने अपनी रास्ता बदल लिए थे। दूसरे फेज का इसलिए समाप्त हो गया कि अधिकांश लोग की डेथ हो गई थी।
कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया, सजा हो गई किसी, और बड़े लीडर्स की डेथ हो गई। इस कारण से दूसरे फेज का क्रांतिकारी आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेज इस बात को समझने में सफल हो गए कि अब हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ऐसा आंदोलन दोबारा से ना देखने को मिले, ऐसा आंदोलन दोबारा से ना देखने को मिले। इसलिए उन्होंने 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाना शुरू किए, जो मैं कल आपको समझा चुका हूं। 1935 में उन्होंने भारत शासन अधिनियम पास किया, जिसमें उन्होंने भारतीयों की हर बात को लगभग मानने की कोशिश की। उन्होंने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, यानी बर्मा भारत से अलग हो गया, सिंध बॉम्बे से अलग हो गया, उसी समय बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और यह घोषणा कर दी गई कि भारत के सभी प्रांतों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव किस आधार पर होंगे? प्रांतों में चुनाव होंगे ना। कितने प्रांत थे उस समय? 11 प्रांत थे। सभी प्रांतों में चुनाव कराए जाएंगे, और चुनाव कराने के लिए उन्होंने जो फार्मूले डेवलप किए थे, उसमें एक था रिजर्वेशन फार्मूला, और एक था जिसको कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट फार्मूला, पृथक निर्वाचन, जो मैं पहले समझा चुका हूं पृथक निर्वाचन क्या होता है, वो था, और एक था सामान्य फार्मूला, उसी से हम लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि सभी लोगों को वोट डालने के लिए परमिशन नहीं दी गई, सब लोग वोट नहीं डालेंगे। जमींदार, टैक्स देने वाले, इन लोगों को वोट देने के अधिकार ज्यादा दिए गए। ठीक इस तरह से यहां पर भारत की राजनीति को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया 1935 के अधिनियम के आधार पर, और 1935 के अधिनियम के आधार पर पहले चुनाव 1937 में हुए, 1937 में चुनाव हुए। आप याद करिए कि मैंने ये कहा था एक दिन आपको पढ़ाते हुए कि 1937 के आधार पर जब भारत में चुनाव हुए थे, तो ये चुनाव सीपी बरार में भी हुए थे। उस समय सीपी बरार भी एक प्रांत था ना, वहां भी चुनाव हुए थे, और उसमें भी कांग्रेस बहुमत से जीती थी, और जिसके बाद एनबी खरे को बुलाया गया, नारायण भास्कर खरे को, कि आप यहां सीएम बन जाओ। उस समय सीएम को पीएम कहते थे, प्रीमियर कहते थे, और नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी, और उस सरकार में मंत्री होते थे पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला उनके मंत्री होते थे, डीपी मिश्रा उसमें मंत्री होते थे। डीपी मिश्रा, रविशंकर शुक्ला, ये सब जबलपुर लॉबी के थे, और वो नागपुर लॉबी के थे, इसलिए उनके बीच में बिल्कुल बनती नहीं थी। अंततः नारायण भास्कर खरे ने इसका इस्तीफा दिया, और रविशंकर शुक्ला बने इसके प्रीमियर, यानी कि उस समय सीएम बने। ठीक है, जैसे ही वो सीएम बने 1937 में, 1938 में, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हमारे 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कांग्रेस के सीएम वहां पर काम कर रहे थे। तो जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह कहा गया कि भारत भी लड़ेगा ब्रिटेन की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हम लोग लड़ेंगे युद्ध में, तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, इस बात का फैसला कौन लेगा? भारतीय लोग लेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नर जनरल ने, वायसराय ने बिना भारतीयों से पूछे ही फैसला ले लिया कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, बिना पूछे ही फैसला ले लिया। इस कारण से हमारी सभी 1939 की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, और इनका भी इस्तीफा हो गया। अब इनका भी इस्तीफा हो गया तो सभी जगहों पर गवर्नर का शासन, यानी राष्ट्रपति शासन जैसा लगा दिया गया, जो 1946 तक लगा रहा, क्योंकि 45 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। फिर दूसरे चुनाव 46 में हुए थे, फिर 46 में जाकर के यहां फिर से रविशंकर शुक्ला ही बने। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश नहीं बना है, मध्य प्रदेश को बनने में भी 10 साल थे, और 10 साल बाद जब मध्य प्रदेश बना तब तक वही रहे, और जब जिस दिन मध्य प्रदेश बना उस दिन भी रविशंकर शुक्ला ही रहे उसके सीएम। तो ये तो खैर इलेक्शन वाली बात है। इलेक्शन के जब रिजल्ट आए तो उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग दावा करती थी कि हम मुसलमानों की पार्टी है, वो भी मुसलमानों की सारी सीटें नहीं जीत पाई। तो उनका दावा खोखला हो गया, उनका दावा खोखला हो गया कि अब लोग मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी नहीं मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि जो मुसलमानों के सभी लोगों की पार्टी है, उस पर एक आरोप लगा कि वह एक कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मुसलमान तो कांग्रेस में भी है, मुसलमान तो कांग्रेस में भी है। तो इस तरह से इस चुनाव ने भारत की दिशा बदली, और वो दिशा ऐसी बदली कि अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कहना पड़ा कि भारतीयों को आजाद होने का पूरा अधिकार है। इसके पीछे 2 कारण थे। एक था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, और 1946 का कैबिनेट मिशन। 46 का कैबिनेट मिशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, 1945 के बाद आया है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आ गया था, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? मुंबई से करा था, ग्वालियर से। हाँ, क्या था? ग्वालियर टैंक। हाँ,
ग्वालियर टैंक एक मैदान था मुंबई में, शिवाजी पार्क के पास, आज भी है। उस मैदान में जमीन में बहुत बड़े बड़े टैंकर रहते थे और वो सब दूध के टैंकर रहते थे उस समय के, सप्लाई को इधर से उधर करने के लिए, इसलिए उसे ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से जानते थे। और वहीं उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त की शाम को ये प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, कि अंग्रेजों तुम यहां से भारत छोड़ो। ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। आंदोलन शुरू हुआ सुबह 9 अगस्त को। तो कई जगहों पर जो आंदोलन है उसकी जो बरसी मनाई जाती है वो 9 अगस्त को मनाई जाती है, लेकिन बरसी कब मनानी चाहिए? 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में, और आंदोलन भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। बस यही था कि आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए, शांति से धरना देंगे, शांति से अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, और आंदोलन तेजी से चलने लगा। महात्मा गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया अगले दिन ही, क्योंकि ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया। अगर प्रश्न आ गया कि गांधी जी को किस ऑपरेशन के तहत अरेस्ट किया गया, तो ऑपरेशन जीरो ओवर। तो जीरो ओवर के तहत वो अरेस्ट हो गए जेल में। तो महात्मा गांधी जेल में, उनकी हालत खराब हो रही है जेल में। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की, और अंग्रेजों को भी लगता था कि अब महात्मा गांधी शायद बचेंगे नहीं। तो पूना की जेल में तो महात्मा गांधी के लिए लकड़ी वकड़ी भी मंगा ली गई कि अब अंतिम संस्कार यहीं करेंगे इनका। और स्थिति, हाँ एक्चुअली में मंगा ली गई उनके लिए, और लेकिन स्वास्थ्य उनका, मरे नहीं लेकिन वो ना, उनकी डेथ नहीं हुई। और अंग्रेजों ने उनके स्वास्थ्य के आधार पर बहुत सारे कैदियों को रिहा किया। महात्मा गांधी भी रिहा हुए, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस से ज्यादा नाता नहीं रखते थे। उनको ये लगता था कि कांग्रेस उनकी सारी बातों को नहीं मानती। और जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी की पत्नी का देहांत हो गया, उनके सेक्रेटरी थे उनका भी देहांत हो गया, गोविंद देसाई का, महादेव देसाई का, उनका भी देहांत हो गया। तो महात्मा गांधी राजनीति से थोड़ा अलग थलग रहने लगे, और उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस पर, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमारी सभी बातों को नहीं मानती है। उस समय की कांग्रेस उनकी बातें नहीं मानती थी, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो इस देश की मिट्टी से मैं कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन मैं अपने विचारों से नहीं टिकूंगा। मैं अपने विचारों में विचारों को बदल करके कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा तो अपने विचारों से करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नई कांग्रेस बना लेंगे, लेकिन विचारों को नहीं बदलेंगे। विचारों का मतलब था कि हम अहिंसा को हिंसा में कभी नहीं बदलेंगे। हालांकि उन्होंने नारा दिया करो या मरो, तो लोग कह रहे थे करो मरो का नारा तो हिंसात्मक है, मारने की बात हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, खुद मरना मारना नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि करो या मरो, मतलब मरो का मतलब अपने सुसाइड नहीं करना है, ऐसी स्थितियां पैदा करो कि वो तुम्हें मारे। ऐसा वो कह रहे थे कि हम अपने मरने तक, प्राण देने तक लड़ते रहेंगे। और उस आंदोलन से अंग्रेजों को बड़ा असर हुआ 1942 में। अंग्रेजों को असर इसलिए हुआ कि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कूद गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कूद गया क्योंकि अमेरिका जैसे युद्ध में कूदा तो इंग्लैंड का पल्ला भारी हो गया। इंग्लैंड युद्ध जीतने लगा, तो इंग्लैंड युद्ध जीत तो गया, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर एक घटना घटी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, दुनिया के लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई, सब कुछ हुआ। तो दुनिया अंधकार की ओर गई, जिस कारण से बड़े बड़े देशों ने फैसला लिया कि हम दुनिया को इसको फिर से क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे इसको, और रीऑर्गेनाइज करने के बाद काम करना शुरू करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, लिटरेरी इंस्टीट्यूशन बड़ी संख्या में बनाए गए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना उसी समय हो रही है ना। और इसके अलावा WHO की स्थापना हो रही है, WTO की स्थापनाएं हो रही हैं। ये किस लिए? ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। और उसी दौरान ये भी प्रेशर बनाया गया कि जो देश अपनी देश का शासन चलाने में सक्षम है, उनको स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। अमेरिकन राष्ट्रपति ने पत्र लिखा, ट्रूमैन ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली को, कि आपको भारत जैसे देश को आजाद कर देना चाहिए। तब उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेज दिया कि जाओ और भारत की आजादी का ड्राफ्ट तैयार करो कि कैसे इसको आजाद कर सकते हैं। जब वो यहां पर आए तो कैबिनेट मिशन ने खूब स्टडी की, और स्टडी करने के बाद ये बताया कि भारत को आजाद किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां एक है कि भारत एक नहीं है। वो एक ही स्थान पर 2 देश रहते हैं, एक हिंदू देश, एक मुस्लिम देश। ये 2 देश रहते हैं, और मुस्लिमों की जनसंख्या अगर 25% है और 75% भारत की जनसंख्या, हिंदू की जनसंख्या मान लेते हैं, तो अगर हम इसमें सत्ता सौंप के जाएंगे तो इस देश में हमेशा ही हिंदुओं की चलेगी, मुसलमानों की नहीं चलेगी, क्योंकि फैसला तो मेजोरिटी से होता है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदुओं की है। और मुस्लिम लीग के लोग भी तब तक तैयार हो चुके थे। उन्होंने ये माना था कि जब 1937 का चुनाव हुआ,
तो उनको बहुत कम सीटें मिली मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग को समझ गए लोग कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, तो नहीं, 3 तो सेंट्रल में मिली थी, यहाँ लगभग 140 सीटें मिली थी उसको। तो उनको ये कहा गया कि इतनी सारी सीटों से हम करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम अपने लिए अलग से एक देश बना लेंगे। तो अलग से देश कैसे बनेगा कि हम अलग से एक मांग रखेंगे। क्या मांग रखेंगे कि हमारे लिए अलग से देश बनाया जाए। और उसी समय मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन शुरू हुआ। लाहौर सेशन 1940 में शुरू हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें एक प्रस्ताव रखा कि हम अलग पाकिस्तान चाहते हैं। यह प्रस्ताव तैयार किया था खली कुज़मा ने, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। खली कुज़मा ने प्रस्ताव तैयार किया था, पेश किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक। और प्रस्ताव क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग एक देश चाहिए, यह प्रस्ताव तैयार किया था। और इसकी मांग सबसे पहले 1930 में उठाई थी मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने मांग उठाई थी। मोहम्मद इकबाल कवि थे हिंदुस्तान के, और उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उन्होंने ही लिखा है, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। तो बहुत अच्छे कवि थे। लेकिन 1930 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो टकराव हो रहे थे, तो इकबाल जी ने मुस्लिम लीग का साथ चुना। और जो व्यक्ति ये कहता था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब वही व्यक्ति कह रहा था मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। पहले क्या कहते थे? हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब कहते हैं कि खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। पहले हिंदुस्तान हमारा, अब सारा जहां हमारा। तो एक तरह से कहते हैं ना कि टेंशन सी क्रिएट हो गई लोगों के बीच में। और जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, इकबाल ने कहा, उसी का समर्थन करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर मुसलमानों का अलग देश होगा तो उसका नाम पाकिस्तान होगा। और उस स्टूडेंट का नाम था चौधरी रहमत अली, ठीक। चौधरी रहमत अली, हालांकि भारत नहीं आ पाए वो कभी, वही उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा था अलग देश बनेगा मुसलमानों का तो उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। तो विचार कब दिया? 1930 में। और चौधरी रहमत अली ने कब उसको नाम दिया? 1933 में। और 1937 के चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग की हालत बहुत गंभीर हो गई तो उन्होंने 1940 में एक प्रस्ताव पेश कर दिया अलग पाकिस्तान का, पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश कर दिया। और यह पेश किया गया 23 मार्च 1940 को उन्होंने इसको पेश किया। पेश करने वाले कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। बनाने वाले कौन है? खली कुज़मा। खली कुज़मा ने उसको तैयार किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पेश कर दिया। अब जैसे ही प्रस्ताव पेश किया तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि हम भारत या इस सरकार से अलग पाकिस्तान के अलावा या विकल्प के रूप में कुछ नहीं चाहते। मतलब आप हमें बरगला नहीं सकते हैं कि तुमको अलग पाकिस्तान नहीं देंगे, ये ले लो। आप हमें किसी भी प्रकार से कोई और चीज चाहिए ही नहीं, आप हमें कुछ भी देंगे तो वो हमको नहीं चाहिए सिवाय पाकिस्तान अलग के। ये प्रस्ताव तैयार हो गया 1940 में। और 1942 के क्रिप्स मिशन ने भारत के लोगों को मनाने की कोशिश की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो। जब 1940 में ये सब हो गया है, भारत की स्थिति मजबूत हो गई है, 1942 में कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन आता है और वो कहता है कि आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का साथ दो। तो लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर के बाद आपको आजाद कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं वो, वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद कर देंगे, चर्चिल साहब ने कहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि तुम्हारा जो प्रस्ताव है वो एक पीडी चेक की तरह है। पीडी चेक होता है ना, जैसे 2 महीने बाद का चेक दे दें किसी को, तो जरूर थोड़ा कि 2 महीने बाद खाते में पैसे हों तुम्हारे, हो सकता है ना। तो तुमने अभी तो कह दिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे युद्ध के बाद, और युद्ध में तुम ही हार गए तो क्या कर लोगे? और हो सकता है तुमने नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे? तो महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया कि नहीं, ये तो पीडी चेक है, उत्तर दिनांकित चेक कह करके उसको खारिज कर दिया। इतने में नेहरू जी आ गए। नेहरू जी से कहा गया ये कह रहे हैं कि युद्ध के बाद आजाद कर देंगे, और वो कह रहे गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो एक पीडी चेक की तरह है। तो नेहरू जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा है, ये पीडी चेक ही नहीं है, ये तो चेक ऐसी बैंक ने काटा है जो खुद ही दिवालिया होने वाली। उन्होंने कहा ये चेक ऐसी बैंक के द्वारा जारी किया गया है जो बैंक का खुद ही भरोसा नहीं है वो कब चली जाए। तो उसको दोनों स्टेटमेंट जोड़ के देखे जाते हैं कि यह एक ऐसी बैंक का चेक है जो खुद ही दिवालिया होने वाली है। तो पीडी चेक उसको गांधी जी ने कहा था, और दिवालिया वाली बात किसने कही थी? नेहरू जी ने। और इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया। इसके प्रस्ताव के जस्ट बाद अगस्त में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942।
उस आंदोलन का असर देश में व्यापक रूप से देखा गया और भारतीयों की स्थिति मजबूत हुई। 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें चर्चिल साहब हार गए। ये चर्चिल भारत को कभी पसंद नहीं करते थे, विंस्टन एंड चर्चिल, और ये चुनाव हार गए। और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, जो गरीबों की पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी थी, वो सरकार में आई। और मजदूरों की पार्टी हमेशा क्या किसका साथ देती है? मजदूरों का साथ देती है, समाजवादियों का साथ देती है, गरीबों का साथ देती है। और इस देश में फिर से 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इन्होंने ही भेजा, एटली साहब ने। उसने भारत में आजादी का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही और यह कहा कि हम आजाद होंगे तो कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे। एक किताब है जिसको चमन नहाल ने लिखा है, चमन नहाल, उस किताब का नाम है आजादी। वो किताब शुरू यहां से होती है 3 जून 1947 से 3 जून 1947 से शुरू होती है। बड़ी शानदार किताब है, उसमें आजादी की बहुत अच्छी कहानी लिखी है, स्टोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है। ये सब जब हो रहा है, इधर चाइना में भी कुछ हो रहा है। इसी समय चाइना में भी स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं और चाइना में समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पावर में आने की कोशिश कर रही है। 1949 में आ भी जाती है, भारत जैसे आजाद हो जाता है वो भी आ जाती है 2 साल बाद। और वो किसके सपोर्ट से आई है? रूस के सपोर्ट से आई है। और रूस का मार्क्सवाद चाइना में जाकर के माओवाद हो गया, वो माओवादी कहलाए चाइना में जाकर के। और उनका एक ही नारा था, आर्म्ड रेवोल्यूशन, सशस्त्र क्रांति, हथियारबंद क्रांति होनी चाहिए। हथियारबंद क्रांति करेंगे तभी जाकर के हमको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिल पाएगा। क्लियर? अब हथियारबंद क्रांति, भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे कि ये आजादी झूठी है। क्यों? क्योंकि अभी तो गोरे लोगों का शासन खत्म हुआ है, अब पीले लोगों का शासन आ गया है। पहले गोरे लोग भारत पर शासन करते थे, गरीबों पर शासन करते थे, और भारत के ही पैसे वाले लोग भारत पर शासन करेंगे। तो वो कहते थे कि इसका नतीजा क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि हमको आर्म रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। तेलंगाना से आंदोलन चलाया कि हम इन सबको उखाड़ फेंकेंगे और डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं रहेगी, इस देश में अपनी सरकार होगी बंदूक के दम पर। ऐसा ये लोग कहते थे, कम्युनिस्ट लोग। और इनके नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय के बाद इसमें 2 नेता और आए, एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। ये भी हमारी आजादी को चैलेंज कर रहे थे। और चारू तो थे ही कम्युनिस्ट, और वो कम्युनिस्ट नेता ऐसे थे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत एग्रेसिव, यानी कि खूनी बना दिया उसको। चारू ने 1969 में भाषण दिया था, वो कह रहे थे कि वो कम्युनिस्ट सही नहीं होता जिसके हाथ खून से रंगे नहीं होते। देश को क्या शिक्षा देते थे वो लोग? कहते थे कि इन सबको मार फेंको, लाइब्रेरियों में लूटपाट करते थे। इस देश को उन्होंने बहुत नेगेटिविटी की ओर ले गए, क्योंकि उनको यह लगता था कि मजदूरों का और गरीबों का ही शासन होना चाहिए। बात शासन से नहीं होती किसका है, बात यह है कि शासन काम किसके लिए करता है, इस पर डिपेंड रहना चाहिए। तो अगर वो मजदूर उसके लिए काम करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलो इसको कल करते हैं, बंद करो।